हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो लेक्चर में वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामिया में जो भी स्टूडेंट इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, बेसिकली ये जो वीडियो लेक्चर होगा वो एएमयू जामिया या फिर सीयूटी के पर्सपेक्टिव से होगा। जो यूजुअली सवाल पूछ रहे हैं, तो जो हम लेक्चर ले रहे होंगे इसमें, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ देखो, लाइक सवाल कैसा पूछा जाता है उसके बारे में भी साथ में बताते चलेंगे। हालांकि इससे पहले एक पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी आप लेक्चर देखे, उसमें वहाँ से 2-3 सवाल बनने के चांसेस होते हैं और उसको देख लीजिएगा। जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन से भी सवाल आते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन से एक आध सवाल आ जाता है। तो थोड़ा सा एक तो नोट्स जो है, नोट्स के थ्रू जो बताया गया उसको देखिएगा। और बाकी है कि अगर आपके पास लूसेंट का जो बुक है उसको अगर आप रिवाइज़ कर लेंगे मल्टीपल टाइम, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, उस टाइप का सवाल देखिए जो पूछ रहा है। अब वरना ये है कि एक बार लेक्चर देख लीजिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू का प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कराया जाएगा बहुत जल्द। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर 2। लेक्चर 1 आप देख लीजिएगा वीडियो के प्लेलिस्ट से। लेक्चर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिक पीरियड। अच्छा, मैंने ये भी बताया था कि एंशिएंट हिस्ट्री को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्री, प्रोटो और एंशिएंट। ये हिस्टोरिक पीरियड। तो ये 2 मैंने पढ़ लिया है। अब आते हैं हिस्टोरिक पीरियड से। हिस्टोरिक पीरियड में बस यही समझ आता है कि यहाँ पे कई सारे एविडेंसेस दिखे हैं, लाइक जैसे कॉइन्स हो गया, सील्स हो गए जो यूज़ किया जाता था उस टाइम। इसके अलावा रिटन सोर्सेज भी कुछ कुछ हद तक मिले हैं, जैसे इंस्क्रिप्शन के तौर पे और भी चीज़ें मिले। तो उनसे हम लोग मतलब उस एविडेंसेस के तौर पे हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो टाइमलाइन होगा, यानी हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइमलाइन है 600 बीसी से 712, और 712 के बाद अगर जाएंगे तो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम आपको मालूम है कि 712 AD में अटैक किया था। तो आप देख लीजिए ये हुआ। इसमें भी कई सारे डायनेस्टी है, बट हम सारा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कुछ सेलेक्टिवली पढ़ेंगे। जिससे स्टार्ट करते हैं, पहली बात यह है कि हम इसमें यानी कि इंडिया मुस्लिम जो है टोटल 16 महाजनपद था 626 का। मतलब भारतवर्ष के लिए, भारत के अंदर टोटल 16 महाजनपद थे। ये ऐसे समझिए कि टोटल 16 स्टेट था उस टाइम, कब 600 BC के आसपास में। इसके बारे में हमें यानी कि जो सोर्सेस मिलता है, बुद्धिस्ट का एक टेक्स्ट है अंगुटर निकाय, उससे मुझे पता चलता है 16 महाजनपद के बारे में, यानी 16 स्टेट के बारे में। अंगुटर निकाय करके एक ब्रिटिश टेक्स्ट है, उससे पता चलता है। ठीक है। इसके बाद ये यानी कि बुद्धिस्ट की ओर से जो टेक्स्ट से भी पता चलता है, और जैन का टेक्स्ट एक बुक है, यानी टेक्स्ट बुक है, उसे भागवती सूत्र के नाम से बुक है, उसमें भी 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि 600 BC के टाइम में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस 600 BC के बारे में डिटेल अगर जानना होगा तो आपके बुद्धिस्ट का एक टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट लोगों का, यानी एक बुक है अंगुटर निकाय के नाम से, उसमें मेंशन है। और भगवती सूत्र जो जैन का बुक, उसमें डिटेल एक्सप्लेन किया गया। अब सवाल ये है कि 16 महाजनपद कौन कौन थे, तो वो देख लीजिए। जो एंट्रेंस में पूछा जाता है वो रैंडम कभी भी कि बताइए कैपिटल कहाँ था। जैसे पूछ दिया जाएगा कि काशी का कैपिटल कहाँ था, तो वाराणसी होगा। गंधारा तक्षशिला हो गया। इस टाइप से इसमें कैपिटल अगर आप देख लेते हैं तो ज़्यादा नहीं, 2-3 का ही देख लीजिएगा, 2-4 काफ़ी होगा। वरना हो सकता है, क्योंकि अब चीज़ें हर साल बदल रहे हैं, इन केस विदिन, मैं यही बोलूँगा कि आप इसको तब देख लीजिएगा ढंग से जब विदिन 2 या 3 ईयर के अंदर अगर क्वेश्चन इससे पूछा हो तो इसको याद कर लीजिएगा, वरना जाने दीजिएगा। तो ये आपको 16 महाजनपद था। जैसे कि अवंती का जो कैपिटल था उज्जैन था, मात्या का ये तो बड़ा मतलब वाराणसी, चंपा, कुछ कुछ तक्षशिला, गंधार का तक्षशिला, तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं आगे से, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। इससे पहले कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री आगे स्टार्ट करें, उस टाइम 2 रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, एक बुद्धिज़्म और दूसरा जैनिज़्म। तो पहले हम लोग बुद्धिज़्म को पढ़ लेते हैं क्या था, उसके बाद जैनिज़्म को पढ़ेंगे। लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं वो एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला यानी रिलीजियस मूवमेंट देखा गया बुद्धिज़्म की ओर से, और बुद्धिज़्म का फाउंडर आपको मालूम है कि गौतम बुद्ध को फाउंडर, इनको अलग नाम से लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं, या शक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। इनका बर्थ जो है 563 BC में हुआ था, और ये हुआ था नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी, कपिलवस्तु में लुम्बिनी जगह, वहाँ पे हुआ था। नेपाल में इनका बर्थ हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इनके फादर का नाम शक्य था और मदर का नाम महामाया के नाम से कौल्या था। तो फादर मदर नाम रखने की ज़रूरत नहीं है, आप गौतम बुद्ध के बारे में जाने काफ़ी है। इसके बाद वही इसकी वाइफ का नाम देख लीजिए। हालांकि ये सब बेसिक चीज़ें, ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इनका लाइफ कैसे चला। देखिए, जब इनका उम्र जो है जब 29 ईयर के हो गए, और इनके फादर जो थे ऑलरेडी मालूम है कि वो राजा थे, तो राजा के नगरी में, यानी राजा का कह लिए कि किला में वो रहते थे नेपाल में ही।
और हुआ ये थे कि जब ये 29 ईयर के हुए तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वो अपना घर छोड़ दिए थे। 29 साल के होते ही ये घर छोड़ दिए। इस घर छोड़ने के प्रोसेस को या इंसिडेंट को क्या कहते हैं? महाविनिष्कर्म बोलते हैं। सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि घर छोड़ने के प्रोसेस को या इंसिडेंट को क्या कहते हैं लॉर्ड बुद्धा के सेंस में, तो वो महाविनिष्कर्म बोला जाता है। ठीक, इसके बाद जब वो छोड़े तो वहाँ मतलब घर छोड़ती वो सीधा एनोमा रिवर पे गए और वहाँ उन्होंने मॉन्क का रूप धारण किया। कहाँ? एनोमा रिवर पे। उसके बाद फिर देखिए मतलब अभी तक देखा जाए तो गौतम बुद्ध का एज 29 ईयर हुआ है और उसके बाद ये घर छोड़ दिए हैं। घर छोड़ने के प्रोसेस को या इंसिडेंट को क्या कह रहे हैं? महाविनिष्कर्म बोल रहे हैं। इसके बाद ये एनोमा रिवर पे चले गए, वहाँ इन्होंने जो मॉन्क का रूप धारण किया। इसके बाद क्या हुआ? इसका मॉन्क का रूप लेने के बाद ये राजगीर चले गए। अब देखिए अगर आप ज्योग्राफिकली सोचेंगे थोड़ा सा तो मान लीजिए नेपाल टॉप पे है सपोज़ करें, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ कंपेयर करेंगे तो नॉर्थ में नेपाल है, तो नेपाल से बिल्कुल स्ट्रेट मान लीजिए कि राजगीर पड़ता है, या ऐसे समझिए कि नेपाल से पटना राजगीर पड़ता है, इस तरीके से तो राजगीर पड़ता है। तो ये हुआ कि ये नेपाल से सीधा कहाँ गए? राजगीर गए। वहाँ उन्होंने एक टीचर से मिले जिसका नाम था अलार कलाम, और उनसे उन्होंने मेडिटेशन करने का तरीका सीखे वहाँ से। उसके सीखने के बाद वो वैशाली चले गए। वहाँ से फिर राजगीर से देखिए वैशाली गए। वैशाली भी किसी एक शिक्षक किसी गुरु से मिलना था, वो उनसे मिले। उसके बाद फिर वो गया चले गए। अब आप देखिए कैसे ज्योग्राफिकली समझाना चाह रहे हैं आपको। ये नेपाल है, ठीक, इसके जस्ट सीधा आएंगे तो वैशाली मिल जाएगा, और वैशाली से आगे मतलब बैक टू बैक नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पटना दिख जाएगा, और पटना से हल्का ऐसे आएंगे तो आपको इधर राजगीर दिख जाएगा, और इसके बाद ये यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपको गया दिख जाएगा अगर आप ज्योग्राफिकली सोचेंगे तो, क्योंकि पटना से बिल्कुल स्ट्रेट पड़ता है गया, और वैशाली इसी के ही एरिया में या थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। लेकिन इसमें लॉजिकल बात यह है कि आप ये नोटिस करिए कि पहले नेपाल से थे, नेपाल से कहाँ गए मतलब एरिया के सबसे वो पहले राजगीर गए, राजगीर के बाद जो है वो वैशाली चले गए, वैशाली के बाद फिर गया चले आए। ठीक, तो गया किस लिए गए? क्योंकि पहला देखिए अगर आप नोटिस करेंगे तो राजगीर में इन्होंने क्या कि मेडिटेशन का तरीका अपनाए, मतलब मेडिटेशन कैसे किया वो सीखे वहाँ। उसका वैशाली किस लिए गए? वहाँ एक टीचर से मिलना था। फिर गया चले गए। गया किस लिए गए? क्योंकि गया में ही उनको इनलाइटमेंट मिला था। कब? जब वो मतलब ये सारा लाइक मेडिटेशन का तरीका सीखने के बाद गया जब गए तो गया में ये लगभग 6 ईयर लगातार मेडिटेशन किए। एक पेड़ था बोधि वृक्ष का नाम से, यानी कि पीपल का पेड़ था, उसी के नीचे बैठकर वो 6 ईयर लगातार मेडिटेशन किए। और मेडिटेशन कहाँ पे किए थे? एक तो ये आपको बोधि वृक्ष बोल रहा हूँ या पीपल का पेड़ बता रहे हैं, वहाँ पे ये बोध गया में है। ये जगह जो है आज के टाइम में गया में बोध गया पास में पड़ता है, वहाँ है। और पास में एक नदी था, बिल्कुल बगल में ही नदी है। मतलब ये मान लीजिए कि ट्री है और ट्री के थोड़ी ही दूर पे मतलब मान लीजिए 100 मीटर या 150 मीटर के दूर पे जो है रिवर है। वो रिवर का नाम जो है निरंजना रिवर है। आज उस एरिया के लोग इस निरंजना रिवर को फल्गु रिवर के नाम से जानते हैं। आज इस क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे बाद में पता चला कि ये जो फल्गु रिवर यही निरंजना रिवर है। ये तब पता चला जब आप बुक पढ़ें। तो निरंजना रिवर के पास में जो है रहकर उन्होंने जो है मेडिटेशन किया लगातार 6 ईयर। और इस मेडिटेशन करने के प्रोसेस को 6 ईयर तक इसको निर्वाणा कहा गया। यानी 6 ईयर तक बैठे रहना और मेडिटेट करना, इस प्रोसेस को निर्वाणा कहा गया। तो 2 चीज़ यहाँ पे समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है। एक महाविनिष्कर्म घर छोड़ने को, और एक निर्वाणा मेडिटेशन, मेडिटेट करना, ये निर्वाणा कहलाया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अगर हम बात करें तो अगला जो है इसके बाद जब इनको मेडिटेशन मिला, इनलाइटमेंट इनको ऊपर इनलाइटमेंट आया, मतलब मेडिटेशन के बाद इनको ऊपर इनलाइटमेंट मिला या इनलाइटमेंट आया, इनके स्पेशल पावर कह सकते हैं। तो उसके बाद इन्होंने पहला इम्प्रीचमेंट दिए, धर्म चक्र परिवर्तन जिसको कहते हैं, परावर्तन, यानी धर्म के बारे में प्रचार प्रसार बातें करना बताना। ये पहला जो प्रीचमेंट दिए थे वो सारनाथ वाराणसी में दिए थे। देखिए गया में इनको मेडिटेशन करके इनको इनलाइटमेंट मिल चुका है। अब इसके बाद पहला ये अपना रिलीजन से रिलेटेड बातें कहेंगे, बताएंगे। पहला जो प्रीचमेंट होगा वो वाराणसी में होगा, यानी कि बिहार से यूपी चले गए। ठीक, पहला प्रीचमेंट यही हुआ। जब वहाँ गए तो उन्होंने कुछ यूनियन बनाए, और यूनियन सारनाथ में ही जो है वहीं यूनियन बनाए। उसमें 3 इनके रत्न थे, बुद्धा, संघ, धर्म। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखा था कि अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है उसका मिनिमम 15 साल होना चाहिए। तो अभी तक अगर आप देखें तो इनको इनलाइटमेंट मिल चुका है और इन्होंने पहला प्रीचमेंट दिया है। अब यहाँ से आपके 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल ये कि आप याद रखने के लिए घर छोड़ने को क्या कहते हैं, और जो
मेडिटेशन के बाद इनलाइटमेंट मिला, इस मेडिटेशन करने के बाद इनलाइटमेंट जो मिला इसको क्या बोलते हैं, निर्वाणा। इन्होंने फर्स्ट प्रीचमेंट कहाँ दिए थे ये, और इन्होंने जो प्रीचमेंट दिए थे वो किस लैंग्वेज में दिए थे, वो अगर आपको मालूम है तो कमेंट कीजिएगा, वरना अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। फर्स्ट जो मतलब प्रीचमेंट ये किस लैंग्वेज में इनका प्रीचमेंट होता था, ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मतलब यूनियन बनाने के लिए 10 मेंबर होना चाहिए। चलिए ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर आपके सवाल जो मैं पूछा बता देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अगर बात करें, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेज में ऐसा हुआ था कि कुशीनगर गए थे, और वहाँ जो है वहाँ मतलब कुशीनगर गए थे और वहाँ प्रीचमेंट देने के लिए, यानी धर्म से रिलीजन से रिलेटेड बताने के बारे में जब वहाँ गए तो वहाँ कई लोगों से मिले, और उसके बाद ऐसा हुआ था कि ऐसा बताया जाता है कि उनका जो है डायनेस्टी हो गया था। एक बड़ी वजह ये थी कि उनको पॉर्क का मीट जो है खिला दिया गया था, और इस वजह से उनका डेथ हो गया था। और ये डेथ इनका हुआ कहाँ, कुशीनगर में हुआ। इस डेथ होने के प्रोसेस को महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। देखिए इनलाइटमेंट मिला उसको निर्वाणा बोले, और मौत का होना महापरिनिर्वाणा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये समझें कि लॉर्ड बुद्धा यानी गौतम बुद्ध जो है, इनका बर्थ कब हुआ, कब इनको इनलाइटमेंट मिला, कब इनको डेथ हुआ, डेथ किस वजह से हुआ, बर्थ होने को क्या कहते हैं, घर छोड़ने को क्या कहते हैं, मरने यानी डेथ हो जाने को प्रोसेस या इंसिडेंट को क्या कहते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपसे पूछे जाएंगे, ये पूछे जा सकते हैं। इसके बाद ये किस लैंग्वेज में प्रीचमेंट देते थे वो। अब इसके बाद जब लॉर्ड यानी गौतम बुद्ध का जब डेथ हो गया, तो उसके बाद जो इनके फॉलोअर थे, जो इनके मानने वाले थे, उन्होंने अपने एतबार से कुछ काउंसिल बनाए, मीटिंग किए। पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल का जो मीटिंग हुआ था वो 483 BC के आसपास हुआ था, और ये हुआ था कहाँ, राजगीर में हुआ था। ये हुआ था कहाँ, राजगीर में। आप लॉजिकल सोचिएगा, ये थे नेपाल से, और सबसे पहले ये कहाँ गए थे, राजगीर गए थे। तो जो पहला प्रीचमेंट हुआ वो कहाँ हुआ, राजगीर में हुआ। अब इसमें उस टाइम राजा कौन थे, अजातशत्रु थे, हर्यंग डायनेस्टी का। इसके बाद जो है इस टाइम जो है 2 काम किए गए, सुद पिटाका पे, विनय पिटाका पे। हालांकि मैं भी सवाल आपसे पूछ ले वरना काफ़ी होगा। अब इसके बाद आते हैं सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। ये हुआ था कालाशोका के टाइम में, सिसुंग डायनेस्टी में, और ये वैशाली में हुआ था। अब मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब नेपाल से ये चले थे यानी गौतम बुद्ध, तो पहले कहाँ गए थे, राजगीर गए थे, और राजगीर से अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक सीधा वो कहाँ गए थे, वैशाली गए थे। तो याद रखने के लिए है कि पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगीर में हुआ था, और दूसरा कहाँ हुआ, वैशाली में हुआ। इतना तो समझ में आ गया। तो वैशाली में उस टाइम राजा कौन था, काल अशोका था, सिसुंग डायनेस्टी चल रहा था। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि भाई सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो अब आते हैं थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल की अगर बात करें तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में हुआ था, मौर्यन डायनेस्टी में, किंग अशोका के टाइम में। और ये इसमें जो है एक बुक लिखी गई थी उस टाइम अभिनव पिटाका के नाम से, बायोग्राफी ऑफ कंटेम्प्रेरी, जो मॉन्क थे उस अशोका के टाइम में, उनके हिसाब से उस टाइम बुक लिखा गया। खैर, अब जैसे मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फिर लॉजिकल सोचेंगे कि गौतम बुद्ध जो थे वो कहीं ना कहीं पहले कहाँ गए, पहले वो नेपाल से पहले मतलब राजगीर गए, और राजगीर से वैशाली गए, उसके बाद फिर ये गया चले गए थे। पर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल देखेंगे तो कहाँ हो रहा है, पटना हो रहा है। तो आप रिलेट करने के लिए इसके पैरेलल याद रख लीजिए, क्योंकि पटना से जस्ट सामने ही तो गया से जस्ट सामने तो पटना पड़ता है। तो याद रखने के लिए आप, क्योंकि अगर आप 2 याद रखें तो तीसरा ऐसे भी याद कर लीजिएगा। तो थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इनका फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कश्मीर, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में हुआ था, और कनिष्क के टाइम में हुआ था। टाइमलाइन देख लीजिए कब हुआ है। हालांकि टाइमलाइन बहुत रेयर पूछा जाता है। टाइमलाइन पूछा जा सकता है कि अशोका का बर्थ कब हुआ था, ये टाइमलाइन पूछा जा सकता है। बाकी कब बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये नहीं पूछा जाता है, यूजुअली ऐसा नहीं पूछा जाता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, देखिए हर एक बुद्धिस्ट काउंसिल में कुछ मीटिंग हुए, किसी चीज़ को लेकर काम किया गया और कुछ डिसीजन लिए गए। तो जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से कोई काउंसिल नहीं हुआ। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में ऐसा हुआ कि बुद्धिज़्म के जो मानने वाले थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, एक हीनयान और दूसरा महायान के नाम से। मतलब आज के टाइम में जैसे मान ली इस्लाम के फॉलोअर ही, इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर में ही देखिए कई लोग अलग अलग मानने वाले हो गए हैं। तो ऐसे ही बुद्धिज़्म के अंदर 2 टाइप में बट गए। हालांकि 3 टाइप है, बट एटलीस्ट 2 हम लोग पढ़ते हैं, हीनयान महायान। हीनयान में ये था, हीनयान के जो फॉलोअर थे वो लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू में बिलीव नहीं करते थे, बट महायान उनके स्टैचू में बिलीव करते थे।
इसके बाद ये है कि जो हीनयान के लोग थे वो गौतम बुद्ध को एज ए ह्यूमन कंसिडर करते थे, पर महायान के जो फॉलोअर थे वो गौतम बुद्ध को गॉड मतलब एज ए गॉड ट्रीट करते थे। हीनयान के बारे में बात करें तो इनका कोई पिलग्रिमेज साइट नहीं है, क्योंकि यूजुअली जिनके मानने वाले उनके पिलग्रिमेज साइट होते हैं। तो हीनयान के जो फॉलोअर हैं, मतलब हीनयान भी लॉर्ड बुद्ध को फॉलो करते हैं, लेकिन वो स्टैचू वर्शिप में बिलीव नहीं करते हैं। वो गौतम बुद्ध को एज ए ह्यूमन मानते हैं, लेकिन मानते ज़रूर हैं, लेकिन गॉड नहीं मानते हैं। इसके अलावा कोई उनका पिलग्रिमेज साइट नहीं है। पर अगर इसकी बात करें, यानी महायान के जो फॉलोअर है, जो 4 आपने देखा था जो काउंसिल हुआ, चारों जगह को, यानी कि लुम्बिनी इनका बर्थ हो गया, यहाँ इनलाइटमेंट मिला, यहाँ इन्होंने फर्स्ट प्रीचमेंट दिया, और यहाँ इन्होंने डेथ हो गया था कुशीनगर में। ये चारों जगह इंपॉर्टेंट है और ये चारों को अपना पिलग्रिमेज साइट मानते हैं। कौन? जो महायान के फॉलोअर हैं। ठीक। इसके बाद अगर बात करें तो इनके फॉलोअर ऑल ओवर इंडिया में, एशिया तक में है। लेकिन अगर हम बात करें हीनयान का, तो कुछ सेलेक्टिवली बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे श्रीलंका और इंडोनेशिया में इनके फॉलोअर देखे जाते हैं। तो यहाँ से आपका जो है बुद्धिज़्म से रिलेटेड अगर आपके सवाल बनते तो होपफुली आप हर एक सवाल सोल्व कर देंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर चीज़ों को टच कर दिया है। एंट्रेंस ओरिएंटेड था ये आपका, जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसके बाद मैं आता हूँ जैनिज्म पे। उस टाइम जैसे पहले, अब उसका जैनिज्म पे आते हैं, तो जैनिज्म के टाइम में अलग अलग टाइम में अलग अलग तीर्थंकर आए, और जैनिज्म में लगभग टोटल जो है 24 तीर्थंकर आए। ठीक। अब इसमें जो पहला जो थे, जो सबसे फर्स्ट जो थे, जिसका नाम था ऋषभदेव। इसके अलग अलग बेटा भी था, मतलब इसका बेटा भी था। लेकिन इसके बाद भी, क्योंकि टोटल जैसे लास्ट जो हम लोग जो बेसिकली आपके जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन रहे हैं जैनिज्म के, तो वो तो ऋषभदेव बता देंगे। और जो 23rd जो थे वो आपका परिवनाथ था, और इसके इन्होंने जो है 4 चीज़ों पे, मतलब 4 महाव्रत रखा था, या महाव्रत दिया था। एक तो सत्य यानी सच बोलो, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, और नॉन एक्यूजिशन या नॉन पावर। इन 4 चीज़ों पर फोकस किया था। मतलब ये है कि टोटल जैनिज्म में बात करें तो 24 तीर्थंकर आए हैं। पहले फर्स्ट जान लिए ऋषभदेव, और 23rd जो थे उनका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो 4 चीज़ों पे लोगों को, जो उनके फॉलोअर थे, उनको 4 चीज़ों का उपदेश देते हैं कि सच बोलो, नॉन वायलेंस, नॉन स्टीलिंग, कोई चोरी नहीं करो, कोई अहिंसा ना करो, और नॉन एक्यूजिशन या नॉन पावर। इन 4 पे ही वो, मतलब 4 में इन चीज़ों को फॉलो करते थे। जो लास्ट जो जैनिज्म के जो रहे हैं तीर्थंकर, जिसका नाम रहा है महावीर, और इन्हीं महावीर के बारे में हम पढ़ेंगे। इनका जन्म जो है वैशाली में हुआ था। अब वैशाली में 540 BC में, 540 BC में हुआ था। चाइल्डहुड नेम इनका वर्धमान था। बचपन का नाम महावीर स्वामी का वर्धमान था। और ये जैनिज्म के, मतलब कह लीजिए रियल फाउंडर के तौर पे भी कह सकते हैं, बट जैनिज्म का फाउंडर तो कौन है? ऋषभदेव हैं। सवाल पूछा है तो ऋषभदेव ऑप्शन देख लीजिएगा, लेकिन रियल फाउंडर महावीर को भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी कुछ बड़े लेवल पे काम किया था। खैर, मतलब फैलाने, प्रचार प्रसार को लेकर। इनके फादर मदर ये इंपॉर्टेंट है नहीं, वाइफ, इसका डॉटर, इनका सन इन लॉ था जमाली। अब आते हैं आगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने देखा कि गौतम बुद्ध जो थे, जैसे ही जब उनका उम्र जो है 29 ईयर का हो गया था, तब वो घर छोड़ दिए थे। ये जब अपना उम्र इनका जो है 30 ईयर हो गए, तो ये अपना परमिशन लेके घर छोड़ दिए थे। ठीक। इसके बाद ये जो है एक टीचर से मिले, जिसका नाम था, यहाँ पे पहले वो टीचर्स नहीं बल्कि इनको थोड़ा सा आइडिया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि इनका एक स्टूडेंट रहे हैं जिनका नाम था मखाली गोशल। जब इनलाइटमेंट लेने से पहले इनका एक स्टूडेंट था, इनलाइटमेंट के बाद एक स्टूडेंट था जमाली। ठीक है। ये अजीब का, ये खैर उतना इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूँगा। जब ये जैसे ही इनको हमारा 30 ईयर हो गए, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए स्टूडेंट के बारे में तो पूछता नहीं है, तो क्यों ही पढ़ा जाए। मुझे लगता है अभी हम एंट्रेंस ओरिएंटेड चले तो उस पर ही बात करें। तो इसमें जब इनका उम्र 30 ईयर हो गया, तो ये जो है भाई से परमिशन लेकर के ये घर छोड़ दिए पहला। और उसके बाद जो है ये लगभग 12 ईयर तक क्या किए? मेडिटेशन किए। मेडिटेशन कहाँ किए थे ये जो मेडिटेशन किए रिजू पालिका रिवर है वहाँ पे, और इस प्रोसेस को कीवाला बोला गया। अब ऐसे ही देखिए गौतम बुद्ध में भी ऐसा ही हुआ था, वो घर छोड़ने को और मेडिटेशन करने को प्रोसेस कुछ और बोला था, वो देख लीजिएगा आप थोड़ा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद जो है जब ये मेडिटेट किए और इनको जब इनलाइटमेंट मिला, 12 साल लगातार 12 ईयर मेडिटेशन करने के बाद इनको अलग अलग नाम से लोग पुकारने लगे। एक केवलिन के नाम से, जीन के नाम से, और निर्ग्रंथ के नाम से इनको अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है। इनका जो पहला जो फॉलोअर था वो जमाली था।
जो पहला जो फीमेल डिसिपल मानने वाली थी वो चंदना थी। और इनका अगर हम टाइम पीरियड बात करें तो 540 BC का है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जैनिज्म के जो फॉलोअर थे, मेन जो सेंटर था वो आपका मथुरा के पास में था। और उसके बाद इसके कई सारे लोग मानने वाले, जब ये क्योंकि इनलाइटमेंट मिल चुका था तो उसके बाद इनके कई मानने वाले यानी कि फॉलोअर इनके बढ़ते गए। और इसके बाद ऐसा हुआ कि महावीर, ये सब चलता रहा, यूनिट बना। वही जैसे होता है ना कि मान ली किसी रिलीजन को अगर फैलाना हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक यूनियन बनाना पड़ेगा, उस तरीके से उसके मानने वाले होंगे, ये सारी चीज़ हुआ। और इसके बाद जो है इनका डेथ जो है पावापुरी में हुआ। और एक सेकेंड, पावापुरी में हुआ इनका डेथ, और ये हुआ था कब, 468 BC में। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली आपके महावीर स्वामी के बारे में, यानी जैनिज्म के बारे में थोड़ा सा। अब जैनिज्म में भी काउंसिल हुआ, मीटिंग हुआ है। तो जो पहला जो काउंसिल या मीटिंग हुआ था वो 300 BC में हुआ था, और ये पटना में ही हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, समझिए। अशोका के टाइम में भी हुआ था पटना में, लेकिन वो किस डायनेस्टी से थे, गुप्ता डायनेस्टी से थे। और जैनिज्म की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ है। जब पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी पहला जैनिज्म काउंसिल हुआ था तो इस टाइम जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था जैनिज्म। पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर कौन लोग थे, दिगंबर कौन लोग थे, वो थोड़ा सा देख लें। क्योंकि आपको मालूम है कि जैनिज्म में कई तीर्थंकर आए हैं। तो जो श्वेतांबर के लोग थे वो महावीर स्वामी को मानते थे, और भद्रबाहु को कौन लोग मानते थे, जो दिगंबर के फॉलोअर थे। पहला यानी दिगंबर के जो लोग थे वो भद्रबाहु को मानते थे, जो श्वेतांबर जो थे वो महावीर स्वामी को मानते थे। ये जो श्वेतांबर के श्वेतांबर लोग जो लोग थे यानी जो महावीर स्वामी को मानते थे वो कपड़ा पहनते थे, बट ये कपड़ा नहीं पहनता। आज भी कई बार आप देखेंगे, यानी जो लोग कपड़ा नहीं पहनता ये समझ लिए कि वो दिगंबर के फॉलोअर हैं, यानी वो लोग दिगंबर हैं। ये ऐसा मानते थे कि महावीर स्वामी शादी किए थे, बट ये लोग अनमैरिड में बिलीव करते हैं, यानी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ बेसिक था जो मैंने आपको बताया। देखिए मैं फिर से रिवाइंड करना चाह रहा हूँ कि अगर हम इसमें यूजुअली जो आपके सवाल क्या बन सकते हैं खासकर जैनिज्म से, तो एक तो ये पूछेगा कि जो घर जब छोड़ा था तो उस यहाँ घर छोड़ने के प्रोसेस को लॉर्ड बुद्धा से पूछा जाएगा। लेकिन इनलाइटमेंट जब मिला था उसके बाद के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो केवाला, ये हो गया। इसके बाद ये है कि लास्ट तीर्थंकर रहे हैं गौतम, ये सॉरी महावीर स्वामी की बात करें तो लास्ट तीर्थंकर हैं, वो आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो आप देखें कि जो जैनिज्म जो 2 पार्ट में बट गया है, ये मतलब जब पहला काउंसिल हुआ था तो पहला काउंसिल पाटलिपुत्र के टाइम में, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था पाटलिपुत्र में, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। अब आते हैं सेकंड जैनिज्म काउंसिल। अब सेकंड जैनिज्म काउंसिल जो हुआ था वो गुजरात के वल्लभी में हुआ था। उस टाइम कोई प्रॉपर रूलर का एविडेंसेस नहीं मिलता है। हाँ, इस टाइम ये हुआ था कि जो जैनिज्म के जो भी डिटेल थे उसको रिकॉर्ड करके और प्रिजर्व किया गया था। वर्क, टीचिंग, ये सारी चीज़ उसको रिकॉर्ड किया गया था। यही आपका है जैनिज्म से, मतलब जैनिज्म के बारे में। अब यहाँ से सवाल 2-3 ही बनते हैं। पहला तो भाई कि जैनिज्म का फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सॉरी जैनिज्म का फर्स्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ था। इसके अलावा महावीर स्वामी जो है जब उनको इनलाइटमेंट मिला था तो उसको हम क्या कहते हैं। बस इसके बाद बर्थ पूछ लिया जाएगा बहुत हद तक। तो यहाँ तक जो मैंने उस टाइम यानी 600 BC के आसपास में ऐसे एक्सपेक्टेड लेकर चलिए। हालांकि आपको तो मालूम है 463 में जो है जैनिज्म करा है, और अराउंड 563 के आसपास में बुद्धिज्म करा है। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि अराउंड 600 BC के आसपास में 2 बड़े रिलीजियस मूवमेंट हुए, एक बुद्धिज्म दूसरा जैनिज्म, और उन दोनों को मैंने ऑलमोस्ट ढंग से क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि लेक्चर लेने के बाद आप MCQ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसा पूछता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, एक आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन का, लेकिन इतना काफ़ी होगा। एट द एंड में यही कहूँगा, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे। उस टाइम का जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो बताएंगे। ये नॉर्थ इंडिया में, कुछ साउथ इंडिया में डायनेस्टी चला है जो यूजुअली एंट्रेंस में पूछता है, उस हिसाब से बता देंगे। इसके बाद फिर एंसेंट हिस्ट्री, यही है कि एंसेंट हिस्ट्री 2 से 3 क्लास में जो है कंप्लीट करा दीजिएगा, मतलब 2 या 3 या 4 मैक्सिमम क्लास में जो है आपका एंट्रेंस ओरिएंटेड अगर बात करें तो हिस्ट्री आपको कंप्लीट करा दी जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट हैं वो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है, बैच ज्वाइन कर सकते हैं उस नंबर से। थैंक यू।